मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो टॉपिक है इसका एक कंप्लीट पूरा चैप्टर है कि इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ से हम इसको उठा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कितने इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो सब हम डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डी ब्लॉक कहाँ से आया है। तो डी ब्लॉक हमने लिया है पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल को आपने 11th में पढ़ाई होगा, यानी पीरियोडिक टेबल से डी ब्लॉक एलिमेंट आए हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में वैसे तो ब्लॉक 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। फिलहाल के लिए हम क्या ले रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे और इनको कुछ और भी नाम दिया है क्या। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो हम उसको कहेंगे कि आने वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल के अंदर अगर फिलअप हो रहा है, यानी आने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर फिल कर रहे हैं या उसको हम उसके अंदर भर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक की डेफिनेशन तो है कि आने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर फिलअप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट उसको कहेंगे कि अगर हमारे पास डी सब सेल के अंदर अनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी डी सब सेल के अंदर अनफिल्ड जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको कहेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 से 9 हो सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट के पास 1 से 9 तक डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो वो 3 एलिमेंट हैं हमारे पास, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये जो 3 एलिमेंट हैं ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इनका रीज़न क्या है? क्योंकि ये फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं। फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं, इसलिए ये क्या नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है। अब देखो फुली फील्ड का मतलब है कि इसके अंदर D10 ये कंप्लीट भरा हुआ ब्लॉक होगा, यानी जो डी सेल है वो कंप्लीट भरी हुई होगी, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट हम उसको कह रहे हैं जो अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन रखते हों, ठीक है।
अब देखो इन्हीं एलिमेंट के अंदर 3 एलिमेंट ऐसे भी हैं जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं। वो क्यों है उसका हम रीजन भी देखेंगे। तो वो 3 एलिमेंट हमारे पास हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। कब? जब ये D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने के बावजूद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसका हमें रीजन बताना होगा कि ये D10 होने के बाद भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों हैं। ठीक है, तो इनका रीजन क्या हो जाएगा? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये जो तीनों हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे तो ये जो डी सब सेल है ये क्या हो जाएगी? अनफिल्ड हो जाएगी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बावजूद ये क्या हो जाएंगे? अनफिल्ड हो जाएंगे। इनफिल्ड होने के कारण ये हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसके अंदर 3 एलिमेंट तो आपको ऐसे याद रखने हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, रीजन आपको बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं। तो उसका रीजन भी हमने देख लिया है, क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो ये जो 3 एलिमेंट हमने देखे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये भी शो करते हैं, लेकिन ये +2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो जो S में इलेक्ट्रॉन होते हैं S2 वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो D10 हमारे पास ऐसा का ऐसा रहेगा, यानी D सब सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। ठीक है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बट डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखेंगे हम डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन देख ली। अब देखेंगे कि कौन कौन सी उसके अंदर सीरीज होती हैं, कितने एलिमेंट होते हैं और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज कितनी होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो 4 सीरीज होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी सीरीज होती हैं? 3D, 4D, 5D, 6D, यानी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ठीक है, यानी यहाँ 3, 4, 5, 6 तो क्या है? इनके प्रिंसिपल नंबर हैं और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा आगे से आगे ये प्रिंसिपल नंबर और सब सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 सीरीज हैं। इन 4 सीरीज के अंदर अगर हम टोटल एलिमेंट की बात करें तो 40 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ऐसे ही हम 4D के अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इटीरियम, जर्कोनियम, नुबीडियम, मोलिब्डेनम, टेक्सियम, रूथियम, रोडियम, लेड और इटीरियम, जर्कोनियम, नुबीडियम, मोलिब्डेनम, टेक्सियम, रूथियम, रोडियम, लेड, सिल्वर और कैडमियम। ऐसे ही 5D सीरीज के अंदर होते हैं लेंथेनम। अब देखो लेंथेनम जो आ गया इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। अब इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा होफमियम यानी 72 का।
अब बीच वाले जो भी एलिमेंट हैं वो किस में चले जाएंगे, एफ ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। होफियम के बाद टेंटेलम, फाइव डी सीरीज के अंदर कौन से हैं, लेंथेनम, लेंथेनम के बाद क्या है, होफियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगी 6D सीरीज, 6D सीरीज, इसके अंदर आएंगे एक्टिनाइड, और उसके बाद जितने भी सिंथेसिस किए गए हैं वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इन तीन को याद करने की यानी लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेंथेनम और एक्टिनाइड के बाद क्या आते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट आते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, टोटल कितने हुए, 40। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है n-1d 1 से 10 ns 1 से 2, यानी ऑल टोटल जो एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के उनका अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शनल केस भी आएंगे जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हम कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो हमारा आ जाएगा n-d 1 से 10 और ns 1 से 2, यानी यहाँ n-1 का मीन्स क्या है, दो टाइप से d ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है n-1d ऑर्बिटल और एक होते हैं nd ऑर्बिटल, ठीक है। तो n-1d का क्या मीन्स है, यहाँ पे n-1d का मतलब है कि हम अंदर वाले d सब सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और nd का मतलब है कि हम आउटर d सब सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ n-1d का मतलब है हम अंदर वाले d की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो n लिखा है ये क्या है, इनके प्रिंसिपल नंबर है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होंगे प्रिंसिपल नंबर भी इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ये इसके एलिमेंट थे जो आपको लर्न करके रखने हैं, ये याद रहेंगे तो आप आगे जो भी कोऑर्डिनेशन वाला भी पढ़ोगे तो उसके अंदर VBT विस्पर जो भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इनका एटॉमिक नंबर प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या होती है, सबसे पहले अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती हैं, पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी है एटॉमिक रेडियाई, थर्ड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये 7-8 इसकी प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टी को हम 1 बाय 1 स्टेप से चलेंगे और उनका एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है हमारी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एटॉमिक रेडियाई लिखा है
वो एटॉमिक रेडियाई की सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए डेफिनेशन। अगर हमें डेफिनेशन पता है तो हम बता देंगे कि जी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो एटॉमिक रेडियाई के अंदर कैसे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो हमने पढ़ा है कि एटॉमिक यानी एटम। ठीक है, अब देखो एटम को हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोई भी अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, ऑर्बिट्स रहते हैं, और इन ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो राउंड करते रहते हैं। अब एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, यानी कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चारों तरफ क्या रहते हैं, ऑर्बिट रहते हैं, और हर एक ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो मोशन करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर। अब ये कह रहा है उस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या माना है, एटॉमिक रेडियाई माना है। ठीक है, अब देखो यहाँ एटॉमिक रेडियाई निकालने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम क्या देखेंगे, दो इफेक्ट काम करेंगे यहाँ पे। कौन कौन से, पहला इफेक्ट है न्यूक्लियर इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट है शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर ये दोनों इफेक्ट हमें पता चल जाए तो हम एटॉमिक रेडियाई डी ब्लॉक के लिए बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ दिया है न्यूक्लियर इफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो इफेक्ट डालेगा वो कौन डालेगा, न्यूक्लियस डालेगा। तो जैसे ही न्यूक्लियस अपना इफेक्ट शो करेगा तो रेडियाई या तो डिक्रीज हो जाएगी या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर इफेक्ट की बात कर रहा है, मतलब ये न्यूक्लियस इफेक्ट शो करेगा। और कैसे करेगा, जैसे जैसे इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसे। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और साइज को क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे। यानी अब ये थी तो जैसे ये अट्रैक्ट करेंगे तो साइज ये वाली हो जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो साइज क्या हो गई, स्मॉल हो गई। यानी यहाँ पे अगर हम साइज बताएं तो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज होगा, साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये आप ऑलमोस्ट पूरी टेबल के लिए कर सकते हैं, जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसके लिए इफेक्ट आप लगा सकते हैं। चाहे ब्लॉक एस हो, पी हो, डी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियर इफेक्ट अगर इंक्रीज हो गया तो ब्लॉक कोई भी हो, साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शेल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मीन्स क्या होता है कि हमें पता है अंदर क्या होता है एटम के, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहते हैं, ऑर्बिट्स रहते हैं। ठीक है, तो उन ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींच रहा है, लेकिन इनकी कंपेयर इसको ज़्यादा खींचेगा क्योंकि ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है। ठीक है,
अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसको खींचेगा तो बीच में और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम शेल्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, शेल्डिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, यानी ये दो ऑर्बिट हैं, कोई भी दो ऑर्बिट है, सेम चार्ज के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से पड़ रहा है, इसलिए इसको हम क्या करें, शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो अब हमने न्यूक्लियर इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट देख लिया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो साइज डिक्रीज होगी, लेकिन शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज तो साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, चाहे हम किसी भी ब्लॉक की बात करें। ठीक है, न्यूक्लियर का इफेक्ट का मतलब है कि न्यूक्लियस इफेक्ट डालेगा और साइज को स्मॉल कर देगा। शेल्डिंग का इफेक्ट है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम अब 3D एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर 3D एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज और कैसे डिक्रीज हो रही है, यानी कौन सा इफेक्ट किससे क्या ज़्यादा इफेक्ट डाला है। तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो शेल्डिंग इफेक्ट से या स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, यानी न्यूक्लियर इफेक्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट की बजाय, तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम इनकी बात करें, इन 3 एलिमेंट की बात करें तो यहाँ जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसलिए इनकी लगभग साइज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उसके बाद अगर हम आगे इन एलिमेंट की बात करें तो न्यूक्लियर इफेक्ट लेस देन हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तो इनकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि डी ब्लॉक की जो 3D सीरीज है उसके अंदर जो साइज है वो क्या होती है, लगभग सेम होती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन होती है, वो होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के उनकी कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, सब की क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो हम अब निकाल के देखेंगे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है। ठीक है, तो अगर हम 3D सीरीज की बात करके चलें तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये 3D सीरीज के एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर इन्हीं एलिमेंट के हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, बाकी की भी ऐसे ही निकालनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एस सेल, यानी एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो फिल कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल।
ठीक है। उसके बाद डी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो लिखेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लगभग तो हम वो मानते हैं जो एस के अंदर फिलअप होते हैं इलेक्ट्रॉन, वही उनके ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं। लेकिन यहाँ हम डी ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, जो डी सब सेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको भी काउंट कर लेंगे, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी काउंट कर लेंगे, और वो सब टोटल क्या हो जाएगी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्केडियम में 2, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 2, क्रोमियम में 1, मैग्नीज में 2, आयरन में 2, कोबाल्ट में 2, निकिल में 2 और कॉपर में 1 और जिंक में 2 होते हैं। ठीक है। अब देखो क्रोमियम और कॉपर में, क्रोमियम एंड कॉपर के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D10S1 होता है, जो दोनों ही क्या हैं इस पीरियोडिक टेबल के या इन एलिमेंट के एक्सेप्शनल केस हैं। ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि डी सब सेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अनपेयर्ड वो होते हैं जो ऑर्बिट के अंदर सिंगल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर होता है 1, 2, 3, 5, फिर डिक्रीज होते जाएंगे क्योंकि उसके बाद ऑर्बिट के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी पेड होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसके अंदर होते हैं 4, 3, 2 और इसके अंदर होता है 0 और इसके अंदर होता है 0। ठीक है। तो ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम डी सब सेल के अंदर। ठीक है। अब इन सब को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो टोटल लाएंगी वो इनकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ये क्या +3 शो करता है, ये +2, +3, +4, +2, +3, +4, +5 तक, +1, +2, +3, +4, +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2, +3, +4, +5, +6 और +7। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती चली जाएगी। +2, +3, +4, +5, +6, +2, +3, +4, +5, +2, +3, +4 और यहाँ +1 और यहाँ +2। अब देखो अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सबसे ज़्यादा मैग्नीज की, जो क्या होती है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ओस्मियम और रूथियम की, यानी ओस्मियम और रूथियम की। ये तो 4D सीरीज का एलिमेंट है, ये 5D का है, और इनकी दोनों की सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8 और उसके बाद आती है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्या होती है +7 होती है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ज़्यादातर 3D सीरीज के ही बारे में पूछते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर 3D सीरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, मैग्नीज की, जो होती है +7। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट के अगर टोटल एलिमेंट की बात करें तो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा 8 ओस्मियम और रूथियम की होती है, और 3D सीरीज की बात करें तो मैग्नीज की होती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो स्कैंडियम है ये ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन ही स्टेट शो क्यों करता है। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि स्कैंडियम है वो क्या करता है, नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है, यानी कौन सा, ऑर्गन का। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का, ऑर्गन 3D1 4s2। ठीक है। अब जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा
तो ये क्या आ जाएगा, एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जो पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट करती हैं ना ही एक्सेप्ट करती हैं। अगर कोई भी एलिमेंट नोबल गैसेज को प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जिंक और इस कॉपर की बात करें तो ये भी अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 ही शो करते हैं। रीज़न क्या है कि इनके पास जो डी सेल है उसके अंदर D10 यानी फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पर, तो स्टेबिलिटी क्या है कि सबसे ज़्यादा जो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। उसके बाद होता है हाफ फील्ड, और उसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो एन फील्ड, यानी जो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो अगर हम इन दो को नोट करके रखें कि अगर फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो मोर स्टेबल हो जाएगा, और हाफ फील्ड है वो इससे लेस हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी या पोटेंशियल कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी का यहाँ या एनर्जी का क्या मीन्स होता है कि अगर कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल हमारे पास है, अगर उस गैसियस मॉलिक्यूल्स के आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें एसेंशियल होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि हमारे पास मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या रहते हैं, ऑर्बिट रहते हैं, और इन ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल के आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम डी ब्लॉक के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी को देख रहे हैं। तो डी ब्लॉक की बात करें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, लगभग सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि लगभग इनकी साइज सेम होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन तीन इसके अंदर 3D सीरीज की बात करें तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी इनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। वो कैसे होती है, जैसे हमारे पास क्रोमियम है, कॉपर है और जिंक है। अगर आयनाइजेशन की बात करें तो फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी ज़्यादा होती है। उसके बाद हाफ फील्ड की उससे कम होती है। ठीक है, तो एक क्रोमियम, इसके पास क्या है 3D5 4s1, इसके पास क्या है 3D10 4s1, और इसके पास क्या है 3D10 और 4s2। अब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनमें होती है, क्योंकि जिंक के पास क्या है, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद कॉपर के पास डी में फुली फील्ड है और एस में हाफ फील्ड है, और इसके पास दोनों ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, इनमें हो जाएगी। और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगभग क्या रहती है, सेम रहती है डी ब्लॉक एलिमेंट की। उस सेम रहने का कारण क्या है, उनकी साइज, क्योंकि साइज क्या है, लगभग सेम रहती है। दोनों इफेक्ट लगते हैं, न्यूक्लियर इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से साइज क्या होती है, सेम। और साइज सेम होने की वजह से क्या है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लगभग सेम होती है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जिस आउटर सेल से
इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, उसकी आयनाइजेशन थेरेपी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर देता है तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटेलिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम मेटेलिक स्ट्रेंथ को देखेंगे। मेटेलिक स्ट्रेंथ या क्या कहती है, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेड है या अनपेड, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है या फिर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो उन इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास सारे पेड इलेक्ट्रॉन हैं तो मेटेलिक स्ट्रेंथ का करेक्टर है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं 3D सीरीज के अंदर स्केडियम से लेकर हम मैग्नीज तक जब जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ से लेकर स्केडियम से लेकर मैग्नीज तक मेटेलिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आयरन से लेकर जिंक तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल की इस डी सीरीज की बात कर रहे हैं तो इस डी सीरीज के अंदर हम बोल सकते हैं जो क्रोमियम है उसके पास सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी। ठीक है, और जिंक है उसके पास क्या है, D10, यानी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसकी मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बिल्कुल लो, ना के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कैसे शो करती है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी किसी भी एटम में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से डेवलप होती है। यानी कोई भी हमारे पास एटम है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो हर एक एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डेवलप होने का रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मोशन, जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। अब ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये 2 टाइप से होती है। एक होता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है स्पिन मोशन। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन का मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में ही क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और स्पिन मोशन का क्या मीन्स है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर तो मोशन कर रहा है, साथ साथ वो अपनी एक एक्सिस के ऊपर भी क्या है, मोशन करता रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। ऑर्बिटल से तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर मोशन कर रहे हैं, और स्पिन का मतलब क्या है, ऑर्बिट में मोशन करने के साथ साथ वो अपने एक एक्सिस पे भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो 2 टाइप से होती है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ठीक है,
अब जो ऑर्बिटल मोशन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, म्यू एल। और स्पिन मोशन से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है उसको क्या कहते हैं, म्यू एस। अगर हम टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है म्यू टोटल इक्वल टू क्या होता है, म्यू एल प्लस म्यू एस। ठीक है, दो टाइप की क्या हो गई मोशन, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर जो म्यू एल है यानी ऑर्बिटल मोशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं यानी म्यू एल ऑर्बिटल मोशन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-1d में फिलअप होते हैं। ठीक है, और ये जो n-1d है ये आउटसाइड प्रेजेंट होने की वजह से, आउटसाइड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी वहाँ नष्ट हो जाते हैं। इन्वायरमेंट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर देते हैं, वहाँ से नष्ट कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ओनली स्पिन मोशन रहता है, यानी म्यू इक्वल टू क्या आता है, म्यू एस, ये बचता है। ठीक है, n माइनस का मतलब क्या होता है, d में अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, और एक होता है nd, वो होता है आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन, किसके, d के। लेकिन यहाँ मैग्नेट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर n-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो आउटसाइड होने की वजह से क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ ओनली स्पिन मोशन वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है n×n+2 का अंडर रूट, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है। तो आपको क्या याद रखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि म्यू एस इक्वल टू क्या होता है, n×n+2 का अंडर रूट, और इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको यहाँ n की जगह सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, स्केडियम +3 है। ठीक है, अब इसके अंदर +3 ये क्या है, मेटल आयन। अब इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 3d14s2। ठीक है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें हम यहाँ पे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। यानी यहाँ पे हम फॉर्मूले के अंदर n इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। ठीक है, तो 0 आते ही क्या हो जाएगा, ये कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, यानी ये डाया है या पैरा है या के है, वो कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे आप हर आयंस के लिए निकाल सकते हो। कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लो Fe+2 है, तो इसके पास क्या होता है, 3d6 4s2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 6 बचे हैं, 6 के अंदर जो 4 हैं वो क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, 4×4+2 का अंडर रूट, और जो वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे। अगर आप बेसिक इनको याद रखना चाहो तो सीधा याद कर लेना। अगर किसी के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी म्यू की जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट कुछ, ऐसे 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 5। यानी मैथ वाले बच्चे तो रूट वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन बायो वाले नहीं निकाल पाते। तो सीधा याद रखना, अगर किसी के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो भी 1 ही आएगी, ऐसे 2, 3, 4, और कुछ वैल्यू
पॉइंट के अंदर हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया है। अब इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के टाइप देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, म्यू एस इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट बोर मैग्नेटिक, जो आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, एलिमेंट में वैसे तो 5 टाइप की होती हैं, लेकिन जो मेन होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कौन कौन सी हैं, एक है डायामैग्नेटिक, दूसरी है पैरामैग्नेटिक, और थर्ड जो है वो है फेरो मैग्नेटिक, 4 है फेरी फेरो मैग्नेटिक, और 5th है एंटी फेरो मैग्नेटिक। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ ये 2 ही ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, म्यू की वैल्यू पूछी जाती है और उनकी नेचर पूछी जाती है कि डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, वैसे अपन 5 टाइप आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करें, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का अगर आप सीधा सीधा सा तरीका याद रखो तो जो नंबर ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के अंदर होते हैं जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास प्रेजेंट हैं तो उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक। कहने का मतलब है अगर किसी भी एलिमेंट के पास फुल भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसकी नेचर हो जाती है डायामैग्नेटिक, और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी सिंगल है तो उसकी नेचर हो जाती है पैरामैग्नेटिक। अब देखो डायामैग्नेटिक में क्या होता है, जैसे ही हम किसी एलिमेंट को 2 मैग्नेटिक पोल के अंदर रखते हैं, नॉर्थ और साउथ के अंदर, अब यहाँ पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसके पास सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हैं, पेड हैं। पेड हैं तो यानी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो आने वाली मैग्नेटिक फोर्स यानी इस पोल से जो आने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस लाइन है वो क्या करेंगी, इनसे दूर होके ऐसे जाएंगी। ठीक है, यानी इसके पास से नहीं आएंगी क्योंकि ये पहले से ही क्या है, फुली फिल्ड है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेड है। पेड होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, यानी म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, डायामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेड होते हैं। यानी जैसे ही हम एलिमेंट को उन 2 मैग्नेटिक पोल के अंदर रखते हैं तो इसके पास क्या होता है कि इसको डिफ्यूज करने के लिए दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी इसके पास अनपेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से आने वाली जो फोर्सेस लाइन है मैग्नेटिक मोमेंट की उनको अपने अंदर से होके जाने देता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। यानी पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, म्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद में देखा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक का ही एक पार्ट होता है, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और अगर हम इन पोल्स को वहाँ से हटा लेते हैं, एलिमेंट से दूर कर देते हैं, उसके थोड़ी देर बाद तक भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इनके अंदर क्या होता है,
फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो मेन जो है वो हमें दो ही याद रखनी है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड रहेंगे, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। म्यू की वैल्यू 0 आते ही नेचर क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या याद रखना हमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर वो प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इनके अंदर क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसकी वजह से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी जो साइज है वो क्या होगी, स्मॉल साइज, यानी स्मॉल साइज होगी तभी ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि इन पे क्या होता है, हाई चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज हाई होता है, ये हमने पढ़ाया था, यानी मैक्सिमम +8 +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, इनका हाई चार्ज हो जाता है, यानी ये हाई चार्ज होते ही यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को +7 और 8 शो करते ही क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट को अनफिल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट को अनफिल्ड कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं हमारे पास, n-1d ऑर्बिटल। अगर ये अनफिल्ड हो गए तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, nd है, ns है और np, ये सभी हमारे पास अनफिल्ड रहेंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n-1d का मतलब है कि अंदर वाले जो डी ऑर्बिट हैं या सब सेल हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, और nd का मीन्स क्या है, यहाँ आउटसाइड वाले क्या है, डी ऑर्बिट हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये अगर 4 प्रॉपर्टी हमारे पास हैं या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट इन 4 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। फॉर एग्जांपल हम देख लें, जैसे K4 FeCN6। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, जैसे निकिल कार्बोनिल की होल 4 यानी टेट्रा कार्बोनिल निकिल है यहाँ पे, तो ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, कौन करेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो ये डी ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं, निकिल और आयरन। ठीक है, और इनकी आगे स्टडी इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, यानी मेटल है, लिगेंड है, कैसे इनके अंदर बॉन्डिंग वगैरह होती है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कैटालाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, कैटालाइटिक एक्टिविटी यानी यहाँ कैटालिस्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि कैटालिस्ट क्या होता है, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें सब में ये क्या करता है, उन रिएक्शंस की क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये ग्रोथ ही ज़रूरी नहीं कि रिएक्टेंट की करे, प्रोडक्ट की करे। मान लो हमारे पास
रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और यहाँ हमने कोई भी कैटालिस्ट लिया है, ठीक है। तो एक कैटालिस्ट क्या करता है, इक्वल रूप में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ग्रोथ करता है। यानी कैटालिस्ट ये नहीं कि रिएक्टेंट की ग्रोथ कर रहा है, प्रोडक्ट की नहीं कर रहा है। जितनी ये रिएक्टेंट की ग्रोथ कर रहा है उतनी ये प्रोडक्ट की भी ग्रोथ करता है। यानी अनस्टेबली फॉर्म में जुड़ के ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है या फिर जो रिएक्शन होने की कैपेसिटी है उनको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ जो कैटालिस्ट का वर्क करेंगे वो क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कैटालिस्ट का वर्क कब करेंगे, जब उनके पास n फील्ड ऑर्बिटल होता है। यानी डी ब्लॉक हैं उनके पास n फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करते हैं, कैटालिस्ट फॉर्म में वर्क करते हैं। यानी ये क्या करेंगे, किसी भी रिएक्टेंट के साथ अनकम्प्लीटली फॉर्म में ऐड होकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैटालिस्ट का वर्क कब करेंगे, जब उनके पास n फील्ड ऑर्बिटल होता है। तो n फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो किसी भी रिएक्टेंट को अनकम्प्लीटली फॉर्म में ऐड करके प्रोडक्ट का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटी कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम हेबर मेथड को लें। यानी हेबर मेथड के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर अमोनिया का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो कैटालिस्ट को अनकम्प्लीटली फॉर्म में ऐड होकर अमोनिया में चेंज कर रहे हैं। तो आयरन और मोलिब्डेनम दोनों यहाँ क्या हैं, कैटालिस्ट हैं। उसके अलावा हम ले सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन का मीन्स यहाँ क्या है कि अपचेन होना, किसी चीज़ का रिडक्शन होना। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल ऑयल है उसका रिडक्शन होता है निकिल की प्रेजेंस में, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन में हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि हाइड्रोजन का एडिशन, ये हम बोल सकते हैं कि ये निकिल है, ये वेजिटेबल ऑयल का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है और वेजिटेबल घी के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये निकल डी एलिमेंट है, तो ये क्या कर रहा है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लें जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, TiCl4 प्लस C2H5 की होल थ्राइस एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल और टाइटेनियम क्लोराइड यानी टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड दोनों मिक्स होकर क्या करते हैं, जिगलर नाटा कैटालिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जिगलर नाटा किसके यूज़ आता है, देखो ये टाइटेनियम यहाँ पे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये क्या करेगा, एल्किन को एल्केन के अंदर चेंज करेगा, ठीक है। यानी ये कैटालिस्ट फॉर्म में यहाँ पे एल्किन यानी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो अनफिल्ड होने की वजह से इनडायरेक्टली फॉर्म में आकर क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कलर्ड कंपाउंड या आयंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो देखना है हमें।
तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लाइट डाली जाती है, जो भी लाइट डाली जाती है उस लाइट को कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, डी ब्लॉक के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो भी लाइट उनके ऊपर डाली जाती है उस लाइट को वो कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अगर कंप्लीटली लाइट का अब्जॉर्प्शन हो गया उस एलिमेंट से तो वो क्या दिखेंगे हमें, ब्लैक कलर के। ठीक है, तो वो ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। अगर कोई एलिमेंट लाइट का कंप्लीटली क्या कर दे, रिफ्लेक्शन कर दे, तो वो हमें क्या से दिखाई देंगे, वाइट कलर के। ठीक है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उन पे लाइट डाली जाती है तो वो लाइट क्या करते हैं, उस लाइट को वो कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब तो वो ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। अगर उसी लाइट को वो कंप्लीटली रिफ्लेक्शन कर दें तो हमें क्या दिखेंगे, वाइट कलर के दिखाई देंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लाइट की सम अमाउंट को, कुछ अमाउंट को क्या कर देते हैं, अब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, और कुछ अमाउंट का क्या कर देते हैं, इमिशन कर देते हैं। यानी या तो वो कुछ अमाउंट को अब्जॉर्ब करें या उसी लाइट से कुछ अमाउंट को क्या कर दें, इमिट कर दें वहाँ से। तो ऐसे कंपाउंड हमें क्या दिखाई देंगे, कलर्ड कंपाउंड दिखाई देंगे। ठीक है, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट की हम बात करें तो कुछ जो भी लाइट डाली जाती है कुछ तो क्या कर देते हैं, कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तो वाइट कलर के दिखाई देंगे। अगर वो कुछ अमाउंट के अंदर अब्जॉर्प्शन या इमिशन कर रहे हैं लाइट का तो वो हमें कलर्ड कंपाउंड दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया D1, तो आगे के चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे कि जो डी ऑर्बिट होते हैं वो हमें पता ही है 5 टाइप होते हैं, dxy, dxz, dyz, dx², dy² और dz²। ये डी ब्लॉक के 5 ऑर्बिट हैं, इनके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। अभी हमने एग्जांपल लिया कलर को समझने के लिए D1 का। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फिल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम स्प्लिटिंग को पढ़ेंगे। जैसे ही डी ऑर्बिट के अंदर स्प्लिटिंग होगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं T2G और दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं EG। ठीक है, तो ये 2TG और EG के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने D1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, उसको हमने क्या किया, ऑर्बिट के अंदर फिल किया। तो जैसे ही स्प्लिटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा, लोअर स्टेज में आएगा। ठीक है, जैसे हम इसको क्या करेंगे, हीट दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करेगा, यानी उसको अब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड होकर अपर क्लास के अंदर यानी EG के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से इस हीट को हटा लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, यानी बाहर निकालते हुए, और अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर ये वापस आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से इनिशियल के अंदर आता है, इनिशियल स्टेट के अंदर आएगा तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी है उसको क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। ठीक है, तो हमें कैसा दिखाई देगा, कलरफुल, यानी उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कलर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो मेन इसका रीजन है कलर शो करने का, तो हम बता सकते हैं, देखो यहाँ D से D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वापस D से ही D में आ रहा है,
यानी डी से डी में ही अब्जॉर्ब एनर्जी को अब्जॉर्ब करके डी में जा रहा है, इमिट करके वापस डी में आ रहा है। तो इसका जो मेन कारण है कलर शो करने का वो होता है डी डी ट्रांजिशन। आपसे पूछा जाए जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो कलर किस वजह से शो करते हैं, तो आप क्या बताओगे कि इनके अंदर डी डी ट्रांजिशन होता है। डी डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये डी डी ट्रांजिशन भी किसके अंदर होता है, अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेंगे, कलर को शो करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पेड इलेक्ट्रॉन है या डी जीरो इलेक्ट्रॉन है, डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं यानी कंप्लीटली अनफिल्ड है, तब हमें कैसे दिखाई देंगे, ये कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं होगा। तो आपने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका मेन रीजन कलर शो करने का मेन रीजन है वो है डी डी ट्रांजिशन, यानी डी से डी के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है उसी से कलर शो हो रहा है। उसके बाद हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले D0 या D10 अगर हमारे पास है तो वो हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, कलरलेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो D0 और D10 होने के बावजूद भी कलर वाले दिखाई देते हैं। उसका मेन रीजन है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, यानी अपन CTS बोल सकते हैं। इसकी वजह से चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से D0 या D10 वाले भी हमें क्या दिखाई देंगे, कलरफुल दिखाई देंगे। ठीक है, वो कैसे दिखाई देंगे कि हाई एनर्जी होने की वजह से या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या हम बोल सकते हैं हाई चार्ज होने की वजह से क्या करते हैं, ये चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग कंप्लीट एनर्जी का क्या करेंगे, अब्जॉर्प्शन करेंगे और हमें कलर देंगे। ठीक है, कलर देंगे। ठीक है, तो यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से भी डी ब्लॉक एलिमेंट कलर को शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फॉर्मेशन ऑफ एलॉय मेटल, यानी एलॉय मेटल का फॉर्मेशन करते हैं क्या डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हमें देखना है। यानी फॉर्मेशन ऑफ एलॉय मेटल। ठीक है, यानी एलॉय मेटल का मतलब है मिश्र धातु, यानी कैसे एलिमेंट आपस में मिक्सअप होके एलॉय मेटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एलॉय मेटल का फॉर्मेशन वही करेंगे जिनकी लगभग या बिल्कुल सेम साइज, तो बिल्कुल सेम तो किसी की नहीं होती एलिमेंट की, लेकिन हम बोल सकते हैं कि लगभग सेम साइज होने की वजह से ये एलॉय मेटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो लगभग सेम साइज रखते हैं। क्यों रखते हैं, ये हमने पढ़ाई था एटॉमिक रेडियाई के अंदर कि जब न्यूक्लियर इफेक्ट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इनकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और सेम साइज होने की वजह से ये एलिमेंट आपस में मिक्स होकर क्या करते हैं, एलॉय मेटल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी सेम साइज होने की वजह से आपस में मिक्स्ड होकर क्या करेंगे, एलॉय मेटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं ब्रास, इसके अंदर क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलते हैं जैसे कॉपर प्लस जिंक, तो दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनकी साइज लगभग सेम होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, एलॉय मेटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ब्रोंज, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, अगर हम गन मेटल की बात करें
तो इसके अंदर कौन कौन से मेटल होते हैं? कॉपर, टिन प्लस जिंक, ये तीनों मेटल मिलके गन मेटल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे हम सिलिका, ब्रॉन्ज ले तो इसके अंदर सिलिकन प्लस कॉपर प्लस टिन, ये सारे क्या हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और साइज लगभग सेम होने की वजह से क्या कर रहे हैं? आपस में मिक्स होकर एलॉय मेटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? अगर हमारे पास मेटल से बने हुए अगर कोई क्रिस्टल हैं, यानी मेटेलिक क्रिस्टल प्रेजेंट हैं, मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर जो मेटल एटम होते हैं उनके बीच में क्या रह जाता है? होल या स्पेस रह जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कहा जाता है। यानी इंटरस्टिशियल किसको बोलते हैं? अगर कोई भी मेटेलिक क्रिस्टल है, यानी मेटल से बना हुआ ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर मेटल एटम के बीच में क्या रह जाता है? स्मॉल होल या स्पेस रह जाता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल कहते हैं। ठीक है, अगर ये इंटरस्टिशियल के अंदर उनके होल या स्पेस के अंदर स्मॉल साइज के एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बोरॉन है, कार्बन है, तो ऐसे स्मॉल साइज के जो एलिमेंट हैं वो इन इंटरस्टिशियल के बीच में, यानी इन मेटेलिक क्रिस्टल के बीच में जहाँ पे होल या स्पेस छूट गया है वहाँ पे फिट हो जाएं या फिक्स हो जाएं या वहाँ पे फंस जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो वो हमने देख ही लिया कि कोई क्रिस्टल है मेटल से बना हुआ, उसके बीच में स्पेस या होल रह जाता है और उसके अंदर छोटे साइज के एटम या एलिमेंट आके धंस जाएं या फंस जाएं, फिट हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो रही है। तो इनको आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है और लाइक करना है। ठीक है, ओके बाय।